सर वो टकले का वकील निशाने पर है हमारे। उसकी गाड़ी के पीछे लगाई हुई थी उन्होंने गाड़ी। वो सियाल लंबे बालों वाला हंसकर अपने चेहरे पर मास्क लगाते बोला। साथ में वो दूसरी लाइन पर राब्ते में था। ठीक है, उसका पीछा करो। दूसरी तरफ फ़ोन से आवाज़ आई, सर हम 3 घंटे कुत्तों की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, अगर वो बच गया ना, तुम नहीं बचोगे अब। सर वो एक लड़की के साथ है, किसी स्कूल के बाहर खड़ा है, हम भी वहीं हैं, उस स्कूल की दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे काम नहीं बनता तो फिर उस लड़की को उठा लो, क्योंकि दूसरी तरफ से शातराना कहके की आवाज़ आई। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, वो शख्स हल्के से बोला। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, वरना आज तुम लोग अपनी टांगों पर चलकर नहीं जा सकोगे वापस। उसे किसी गुंजान वीराने इलाके में लेकर जाओ, ताकि कोई सीसीटीवी फुटेज में ना आए और किसी चैनल का शक मुझ पर तो बिल्कुल ना हो। वो उसे समझा रहा था। अभी तो जो वक्त है ना, बहुत मुनासिब है, उसके पीछे पीछे रहो। जैसे ही वो किसी गैराबाद जगह पर आता है, घेर लो उसे और लड़की को उठा लेना। उसको 2 घंटे और 55 मिनट हो गए थे ऐसे खड़े हुए। बहुत सारी लड़कियां निकल रही थीं, लेकिन वो नहीं आई थी जिसके इंतज़ार में उसकी आंखें दर्द करने लगी। उसकी निगाह उस पर ऐसी पड़ी कि फिर पलटी ही नहीं। कुछ ही पल में वो लड़कियों के हजूम में कन्फ्यूज सी आती दिखाई दी। उसने एक तरफ देखा, सब लड़कियां नित नए फैशन किए हुए थीं, टाइट्स पजामे पहने, फ्रॉक पैंट्स शर्ट, फुल मेकअप किए। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उनके हाथों में फ़ोन थे, उसके हाथों में किताब थी, जबकि उसकी आंखें झुकी हुई थीं। बाकी सब पुरएतमाद नहीं, बोल्ड लग रही थी, जबकि अब वो एक अच्छी अनमोल हीरा लगी थी अपनी बीवी उसे, जिसने खुद को छुपा कर रखा था। आज अपने बाप की पसंद पर फख्र हुआ था उसे। रोशनाल पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में पहचान के रंग आए। वो मुस्कुराई। उसको आते देख रोशनाल के चेहरे पर वही जानलेवा मुस्कुराहट आई थी। वो खुश नज़र आ रही थी। कैसा हुआ पेपर? वो तकरीबन 3 घंटे से बाहर खड़ा था। बहुत ही अच्छा, मेरी उम्मीद से बढ़कर अच्छा। जो क्वेश्चन आपने लास्ट में करवाया वही पेपर में इंक्लूडेड था। मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% मार्क्स आएंगे। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, इतनी एक्साइटेड कि वो वहीं खड़े होकर बताने लगी। आज देर नहीं हो रही? कार का दरवाज़ा खोलते वो नर्म लहजे में बोला। पहले तो 2.5 घंटे का होता था, आज 3 घंटे क्यों? मगरिब की अजानें हो रही थीं जब वो बाहर आई थी। जी आज पेपर लंबा था, साथ में पेपर लेट स्टार्ट हुआ। वो उसके सवाल का जवाब निगाहें झुकाकर दे रही थी। दूसरी तरफ से होकर आता वो भी फ्रंट सीट पर बैठ गया। उस पर निगाहें जमा कर उसने गाड़ी स्टार्ट की। आज मुझे इल्म हुआ है कि मेरी बीवी थक गई होगी, इसलिए खाना पैक करवा लेते हैं। उस पर निगाहें जमाता वो उससे तायद चाह रहा था। अभी उसने गाड़ी रिवर्स ही की थी, हर तरफ अंधेरा था। जब गाड़ी की बैक पर फायरिंग हुई, रोशनाल अभी कुछ समझता, फिर से फायरिंग हुई। उसने शीशे में देखा और अपने पीछे 2 गाड़ियां आती दिखी उसे। सुपरमैन! अशनाल चीख उठी। उसका लफ्ज़ सुपरमैन ही उभर सका था। वो घबरा गई थी, उसकी नकाबज़दा आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं। फिजा में ठा की आवाज़ आई, साथ ही इर्ताश पैदा हुआ। वो घबरा गई। कुछ नहीं हुआ, बस खामोश। वो जो खुद परेशान था, एक हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत किए, दूसरे हाथ से उसे नीचे झुकाए हुए था। वो गाड़ी की स्पीड फुल किए भगा रहा था। पिछली गाड़ियां मुसलसल उसके ताक़ुब में थी। उसको अपनी परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ और सिर्फ परवाह अपने साथ बैठी उस मासूम जान की थी, जिसको वो अपनी हाथ की गिरफ्त में भी कांपता महसूस कर रहा था। वो किसी माहिर अनाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा था। गाड़ी वो भी कभी सड़क के एक साइड पर कर रहा था तो कभी दूसरी तरफ, उनको चकमा देने के लिए, ताकि उसे मजबूत जगह में पहुंचाकर उनका हिसाब फिर चुकता करे। सुपरमैन! वो हमें मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। वो उसके हाथ को अपने हाथ में भींचते फिर से रो उठी। यकीन है ना अपने सुपरमैन पर? वो अपनी डार्क ब्राउन आंखें एक ही सेकंड में उस पर टिका गया। उसकी आंखों में उसे फिक्रमंदी दिखी। आप पर यकीन है, लेकिन उन पर नहीं। वो मार देंगे मुझे। वो सहम कर उसकी तरफ आंखें उठाते बोली तो चंद पल के लिए हटा नहीं सकी। उस बाजीगर शख्स की आंखों में एक हार सी थी। वो हार अशनाल को उसको अपनी नहीं लगी, वो हार उसे अपनी फिक्र में घुलते उस शख्स की लगी थी। आज उसका दिल किया कि उसकी मजबूत हिसार में खुद को छुपा कर खुद को फना कर ले। जो दिल चाहता है वो हमेशा पूरा तो नहीं हो सकता ना। वो जो उसका तलबगार रहता था, उसकी रूह का मकीन था। उस वक्त वो शख्स खूबसूरत नहीं, उसे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा होना खूबसूरत होने से भी प्यारा है। वो लब भींचे गुस्सा जब्त किए मुसलसल गाड़ी जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। वो उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। अगर एक बार देखा तो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो कमज़ोर ही तो नहीं पड़ना चाहता था। ये कहाँ ले जा रहे हैं? इतनी रात है। वो गाड़ी को
वीरान रास्ते पर जाते देख, जहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी, रोशनाल ने गाड़ी की लाइट ऑफ की ताकि वो उसे घुमाता हुआ पहचान ना सके। वो उसे सेव करके फिर जाना चाहता था, मगर अशनाल की हालत बता रही थी कि वो लड़की अभी किसी रिएक्शन की पोजीशन में ना थी। वो उसको पढ़कर भी लाइल्म हुआ था, फिलहाल के लिए, क्योंकि उस वक्त लाइल्म ही अच्छी थी। उसका नकाबज़दा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। खौफ के आलम में उसने डैशबोर्ड पर नज़रें जमाई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो घबरा गई। उसने एक नज़र उसे, जो गाड़ी को रिवर्स करके जंगल के बीच में कर रहा था। रोशनाल ने अपनी टेंशन से निकलकर उसकी तरफ देखा तो वो और ज़्यादा मुस्तरिब हुआ था, क्योंकि गाड़ी उनका पीछा करती आ रही थी, लेकिन थी अभी काफ़ी दूर। एक सनसनाती हुई गोली फिजा में गई। अशनाल चीख कर रह गई, अशनाल प्लीज़ कीप क्वाइट, वो साथ ही बोला। उसकी चीख सुनता वो घबरा कर रह गया। उसकी तरफ झुककर उसके मुंह पे हाथ रखा। वो एक किस्म उसके ऊपर आया था। रोशनाल की आंखों के गिर्द तो पल के लिए अंधेरा छा। उस शख्स का भारी डील डोल उसके हवास झुनझुना रहा था। उसका वजूद उस शख्स के आईनी सीने के नीचे दब रहा था। वो इतनी पुरहिद्दत कुर्बत की कायल नहीं थी। तड़प कर फासला मिटाने लगी, मगर नाकाम रही। रोशनाल के पास से आती कलून की मखसूस महक अशनाल के हवास मुअत्तर कर रही थी। वो उसे मजीद पागल करके रख रहा था। वो शख्स उसके इंतहाई करीब था। इस सूरत हाल के लिए बख्त खुद तैयार नहीं था। रोशनाल को खुद पर भी काबू करना इंतहाई मुश्किल लगा। उनके दरमियान ये इंतहाई कमज़ोर, संगीन और नाजुक और दुश्वार लम्हा था। अशनाल उसकी कुर्बत में माहिए बेआत की तरह तड़प रही थी। पीछे हटे। रोशनाल के हाथ में थोड़ी नरमी पड़ी तो वो उसे हटा गई। खामोश, वो लोग ताक़ुब में हैं हमारे, और तुम्हारी जान को ख़तरा है। अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं अपने तरीके से बंद करवाऊंगा। वो ये कहता उसके पास से उठा। गाड़ी से उतर जाओ तुम, हरी अप, उसने तेज़ लहजे में बगैर एहसास के कहा था। क्या मतलब? वो हकला कर रह गई। वो अभी तो उस शख्स की संगत के ख्वाब सोच रही थी, और अभी उसने ज़मीन से आसमान पे दे मारा। गाड़ी से उतरो, तुम्हारी जान को ख़तरा है इशू। वो नज़रें चुराता ठहरे लहजे में बोलकर गाड़ी बंद कर गया। मैं अकेली उतरूं? आप कहाँ जाएंगे? वो बेयकीनों की तरह ज़िद करते बोली थी। हरी अप, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो। तुम्हारे इन सवालों का जवाब बाद में दूंगा मैं। वो उसकी तरफ झुकता कार का दरवाज़ा खोलने लगा। मैं इतनी रात को तन्हा जंगल में बगैर लाइट के कैसे रहूँगी? पहले बताना था ना, मैं जनरेटर लेकर आता तुम्हारे साथ। वो अब की बार तंजिया बोला। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। वो ज़िद्दी हुई थी। अशनाल, जो मैं कह रहा हूँ करो जल्दी, मेरा ज़ब्त मत आजमाओ। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला। मैं आपको तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपने सुपरमैन को गुस्सीले शोहर के रूप में आता देख रूहान सी हुई थी। अशनाल प्लीज़ गाड़ी से उतरो, वो लोग हमारे ताक़ुब में हैं। वो मुझे मारें तो मारें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी सांसों में बस चुके हैं, मेरी रूह के हकदार हैं। फिर मैं आपको मुश्किल में तन्हा छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपके परेशान चेहरे को देख मेरी रूह को अजियत हो रही है। आपने तो मुझे जीना सिखाया है, फिर मैं क्यों इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ कि आपको ऐसे छोड़ कर जाऊँ? वो उसके कुशादा चेहरे को अपने छोटे हाथों में रख कर बोली। अब की बार वो हिचकियों से रोई थी, जबकि रोशनाल हाकिम बक के दिल ने थे। इतनी परेशानी होने के बावजूद उसने उसके सामने ये इकरार किया था। औरत बेशक जितने भी जुल्म अपने पसंदीदा या महरम रिश्ते से सह ले, बेशक वो 18 साल की बच्ची हो या 70 साल की औरत, वो मोम से भी ज़्यादा नर्म व नाजुक हो या चट्टान से भी सख्त, कभी अपने उस मुहाफिज को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकती। इसी तरह वो अशनाल की दिली कैफियत भी जानता था। प्लीज़ अशनाल, गाड़ी से निकल जाओ, मेरी फ़िक्र मत करो। मैं तुम्हारी वजह से ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो। मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी इज्जत की परवाह है। वो परेशान सा कहता उसके माथे के साथ सर टिका गया। फिर उसको परेशान देखकर उसे जुदा कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोझल सा बोला, जो उसके हाथ खोलकर उसके सीने से लगी, उससे कभी ना दूर जाने के लिए। मौत उसके सर पर खड़ी थी, लेकिन उसे परवाह अपने सामने बैठी उस मासूम सी जान की थी, जिसने कुछ भी नहीं देखा था सिवाय अपने सुपरमैन के इस दुनिया में। वो जो बचपन से उसकी बाहों के हिसार में महफूज महसूस करती थी, जो जिंदगी की तलखी तो देख चुकी थी, लेकिन इस बेरहम दुनिया से नावाकिफ थी। उनसे पहले उसे ज़माने की तलखियों से सिर्फ उसके सुपरमैन ने बचाया था, उसे दुनिया के सर्दो गर्म से बचाया था। वैसे ये लोग कौन है सुपरमैन? वो उसके साथ लगी अब पुरसकून सी बोली थी। उनकी लड़की को सुबह छेड़ के आया था, पीछे तो आएंगे ना साले मेरे। वो गुस्से से पता नहीं बोल कर आ गया था, उसे खुद समझ नहीं आई थी, लेकिन लहजा तंजिया था।
आप इनकी लड़की को छेड़ के आए हैं। वो उसके अंधेरे में उसके तहफ़्फ़ुज़ से महफूज जब हुई तो शरारती लहजे में उसके दिल से अनजान बोली। रोशनाल उसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगा रहा था। वो उसकी बात सुनता झटके से उसे खुद से अलहदा कर गया। बकवास बंद करो रोशनाल, उतरो गाड़ी से। अब की बार वो धाड़ा, वही जालिम और जाबिर लहजा अपनाया था उसने। अब की बार वो धाड़ कर बोला। प्यार और नरमी सब कुछ गायब था। न जाने गुस्सा और पता नहीं क्या क्या था उसमें। अनजानापन था उसकी आंखों में। फिर मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। दलील देते वक्त अशनाल की आंखों से आंसू निकले। आई सेड गेट आउट अशनाल, उतरो इन झाड़ियों में चुप जाना जाकर। जब तक मैं ना हूँ बाहर मत आना। आप हर बार मुझे तोड़कर माफ़ी मांग लेंगे। वो इतना ज़ोर से बोला कि अशनाल बेयकीनी से देखती सिर्फ इतना बोली और बिना कुछ कहे उतर गई। भागती हुई गुस्से से ओझल हुई, अपनी लाल होती आंखों से और निहायत ही गुस्से से अपने हाथ को गाड़ी पर मारा। हाथ गाड़ी के शीशे पर मारते उसका हाथ जख्मी हुआ और कलाई भी जख्मी हुई। जब तक एक एक बात का बदला तुम्हारे इन मातहतों से ना लिया ना इरफान दुरानी, चैन और सुकून हराम है मुझ पर। वो गुस्से से कहता अपने जख्मी हाथ की परवाह किए बगैर दूसरे हाथ से गाड़ी स्टार्ट कर गया और एक ही मिनट में रिवर्स करते जंगल से निकालने लगा। उसने अपना पिस्टल निकाला गाड़ी से और झटके से गाड़ी बाहर निकाल गया जंगल से। अशनाल को सेव करके अब उसे कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि रात के अंधेरे में कोई नहीं होगा, इसलिए उसके दिल में अब सुकून था। लेकिन ये सुकून पता नहीं कब तक था। मुझे कल रोशनाल और अशनाल से मिलने जाना है आगाजान, सगीर साहब। आगाजान सगीर साहब से कह रहे थे, क्योंकि समीना बेगम घर नहीं थी। वो दोस्त की बेटी की शादी पे गई हुई थी। आगाजान को यही मौका मुनासिब लगा। वो उनसे डरते तो नहीं थे, हाँ अलबत्ता वो घर में मज़ीद बेसुकूनी नहीं चाहते थे। वो कह रहा पर आगाजान वो कह रहा था कि वो अशनाल को खुद लेकर आएगा। समीना बेगम टेबल पर खाना लगा रही थी। वो ये रोज़ ही कहता है, मुझे नहीं पता कल मैं और तहमीना और तुम इकट्ठे चलेंगे उसकी तरफ। ज़िंदगी का क्या भरोसा, क्या पता आज ही ख़त्म हो जाए और मेरी हसरत हसरत ही रह जाए पोती से मिलने की। मैं उसे अपना और उसके बाप की जायदाद का हिस्सा देना चाहता हूँ। उसकी आंखों में खुशियाँ देखना चाहता हूँ। उसके मुंह से लफ्ज़ दादा सुनना चाहता हूँ। वो बेकरारी से बोले, ओके आप तैयार रहिएगा, हम दिन के वक्त निकलेंगे कल। मनाल आगा जान की बात सुनती किचन से आई। खाला जान आप बैठिए, मैं सर्व करती हूँ। वो उनको सर्व करता देख किचन से निकलते बोली, रात में बैठे सब खाना खा रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं है इन चोंचलों की। मैं जब बना सकती हूँ तो देते वक्त मेरे हाथ नहीं टूटेंगे। वो इतनी बेरहमी से बोली कि मनाल खामखा शर्मिंदा हुई। हालांकि हांडी उसने खुद तैयार की थी। भली मानस बच्ची के साथ अरे भली मानस बच्ची के साथ क्या कर रही हो? देख रहा हूँ मैं, तुम्हारा दिन ब दिन रवैया ख़राब होता जा रहा है इसके साथ। सगीर साहब मनाल को पहले से कमज़ोर होता देख बोले बिना न रह पाए थे। और जो इसने किया वो नहीं देखा आपने? इसने सबके साथ क्या किया था? कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियाँ हो ही जाती हैं। हर गलती को पकड़कर हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। अगर कोई शर्मिंदा है तो उसे मज़ीद शर्मिंदा मत करें, ताकि वो दोबारा अच्छा बनने पर पछताए। सगीर साहब ने धीमे लहजे में कहा, आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना? वो तुंद लहजे में मनाल को घूरते बोली, तुम सुकून से बैठो, तुम्हारा मकसद जो पूरा हो रहा है। बेगम अब आप कहाँ जा रही हैं? सगीर साहब ने उनको उठते देख कर कहा था। जब तक ये यहाँ बैठी है मैं हरगिज़ यहाँ नहीं बैठूंगी। वो गरज कर बोलती उठी, खाना तो खा लें। सगीर साहब ने उन्हें रोकने की खातिर कहा, ये मत कहिएगा कि मैं आपकी भतीजी की वजह से जा रही हूँ। मुझे बस इसकी शक्ल नहीं देखनी। जब तक ये उठ जाएगी मैं आ जाऊंगी वापस। वो ये कहती दनाती हुई अंदर चली गई। इसके बाद उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। अपने हक के दिफा के लिए कुछ कहना बुरा नहीं है। सगीर साहब खाना खाकर उठे तो उसके सर पर हाथ फेरते कहते चले गए, जबकि हाकिम बख का पोती के लिए दिल दुखा था। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची। आगा जान मेरे नसीब मेरे किए गए बुरे अमल की वजह से ऐसे हैं। वो उनकी बात सुनती उनकी तरफ आई और फिर आकर उनकी गोद में सर रख कर नीचे बैठ गई, उनके पैरों के पास। जबकि उनकी बात सुनकर नहीफ आंखों से एक आंसू मनाल के बालों में जज्ब हुआ था निकलकर। वो गाड़ी निकाल रहा था जब उसकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच ही बंद हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत टेढ़ा और ऊपर नीचे था। उसे लगा गाड़ी पंचर हो गई है, इसलिए वो गाड़ी रोकता बाहर निकला। कुछ फासले पर गाड़ी से उतरा और पैदल चलने लगा।
उसे जंगल से निकलने में 10 मिनट लगे थे। वो अब नीम पुख्ता सड़क पर कुछ फासले पर था जब आवाज़ें सुनाई दी। उसे महसूस हुआ जैसे उनके साथ कोई गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि नीम अंधेरे में हल्की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। वो हल्के कदम भरता, अक्लमंदी से फैसला करता रास्ता क्रॉस करके नीम पुख्ता सड़क पर चला। वो गाड़ी में कोई पानी डाल रहे थे। रोशनाल उनकी बुज़दिली को देखता महसूस हुआ। वो जान चुका था कि घना जंगल होने की वजह से वो बगैर गाड़ी के अंदर आ नहीं पा रहे थे। उनकी बहादुरी का तो वो उसी वक्त कायल हुआ जब उन्होंने जंगल में जाने के बाद अपने पीछे आता ना देखा उसे। तो रोशनाल वक्त के साथ शातिर हुआ था। वो जो गाड़ी के ऊपर झुके थे ठीक करने के लिए, उसे उस वक्त ये लगा था कि गाड़ियाँ दो हैं, लेकिन एक गाड़ी देखकर वो पछताया, क्योंकि रोशनाल को जंगल छोड़ आया था। उसने बगैर सोचे समझे, उनको मौका दिए बगैर पीछे से आकर उनको गाड़ी पर झुके पाया और उनके सरों को एक दूसरे से ज़ोर से टकराया कि उनके हवास झुंझुना गए। वो ज़मीन पर गिरे थे। उन्हें महसूस हुआ कि आज उनकी मौत यकीनी है, और ऊंचे लंबे चौड़े शाने वाले बंदे को देख वो ज़मीन पर पड़े टुकर टुकर देखने लगे। लंबे बाल, कमज़ोर मुँह, शक्ल से वो अच्छे ही थे। किसके पाले गए कुत्ते हो तुम? वो उनको गिरे बालों से उठाता झिझोड़ कर गुस्से से दहाड़ा। इरफान दुरानी एक मुंह से हकलाते हुए बोला, लानत है तुम लोगों पर, शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम उसकी हिरासत में रहकर ये काम कर रहे हो, पर बताओ ऐसी क्या आफत टूट पड़ी थी? क्यों इतनी घटिया हरकत की? किस बिना पर? वो उनको फिर ज़मीन पर फेंकता दहाड़ा। भूख के लिए, चंद रोटी के निवालों के लिए, अपनी मरती माँ को जिंदा रखने के लिए, अपनी जवान बहनों की शादी के लिए। तो हलाल कमा कर खाओ। गैरत मर गई है जो ये चोरियाँ और गलत काम करके हराम निवाले खुद भी खा रहे हो, और उस मरती माँ को भी उस हराम से क्या वो जिंदा बचेगी? हलाल, क्या खूब कही आपने सर। हलाल क्या चीज़ है? मैं नहीं मानता हलाल को सर। फतवे देना बहुत आसान होता है। पिछले 4 साल से एमए की डिग्री उठाए जगह जगह की खाक छानता फिर रहा हूँ। हर सुबह माँ से दुआ लेकर एक नई उम्मीद लिए निकलता था, फिर शाम में मुरझाया चेहरा लेकर न मैं जवाब देकर उसी जन्नत की आंखों में ना उम्मीदी देखता था। मुझे डाकू बनाने में सिर्फ एक इरफान दुरानी का हाथ नहीं है, इस कौम का हाल है, जिसमें आप जैसे वकील और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। आप तो आसानी से गुंडों को बुरा भला कह देते हैं। क्या आपको ये भी ख्याल आया कभी कि डाकुओं के सीने में भी दिल है, उनके भी एहसासात हैं? मैं इतना प्रोफेशनल गुंडा था सर कि जंगल में घुसकर आपको मार सकता था या आपकी बीवी को किडनैप कर सकता था, पर नहीं। जब उस कॉलेज तक आपका पीछा किया, आपकी बीवी को देख मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे पता है मुहाफिज क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक बहन का भाई हूँ। गुंडा हूँ, डाकू हूँ, पर हूँ तो भाई ना। ऐसा नहीं कर सकता था। उसी वक्त कुछ देर पहले एक आवाज़ सुनी थी, एक चीख की। उसके बाद आपको मारने का हौसला ही नहीं पड़ा था। मैंने चोरी करते वक्त, गुंडागर्दी करते वक्त किसी औरत के पीछे कभी नहीं गया मैं, लेकिन इस एक रोटी के निवाले ने डाकू बना दिया मुझे। आज एक रोटी के निवाले ने ये हद भी पार करा दिया। ये लें पिस्टल और आप अपनी गैरत के पीछे मार लें मुझे, क्योंकि मुझे पता है जिंदा तो आपने छोड़ना नहीं है सर, क्योंकि मसला आपकी गैरत का है। एक लड़का कांप रहा था और दूसरा काफ़ी पुरएतमाद लग रहा था। वो उसके पास आता, पिस्टल उसे पकड़ाते मुस्कुराते हुए बोला। रोशनाल ने उसके हाथ से पिस्टल ले लिया था। उसके चेहरे पर दर्द का एक जहान था जो रोटी की खातिर ख्वार हो रहा था। उसे ज़िंदगी में फ़कीर तक भी फ्रॉडिये लगते थे। उसने बहुत से गरीब देखे थे, लेकिन उनसे अलग लगा था ये। दुनियावी मसाइल और उलझनों में घिरा, शिकवा ज़ुबान का हर्फ तक नहीं। मुस्कुराहट से आंसू और अपने गमों को छुपाए रखा था उसने। ज़ुबान पर शिकवे का हर्फ तक ना आया था। नाम क्या है तुम्हारा? रोशनाल का दिल दुखा था उसकी बातें सुनकर। वो चंद लम्हे तो बोला नहीं। सर, मैं सरमद, और ये साथ। उसने एक लफ्ज़ ही जवाब दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। तो मिस्टर सरमद, आप अकाउंटेंट की जॉब कर लेंगे मेरे ऑफिस में? उसने हाथ पीछे बांध कर कहा। इस वक्त मजाक का कोई मूड नहीं है मेरा सर। वो बेयकीनी की कैफियत में घिरते आजुर्दा सा होकर बोला। कैसा मजाक? अगर इज्जत की नौकरी करनी है तो कल सुबह आ जाना, लगवा दूंगा मैं। सर, आप बहुत अच्छे हैं। वो ये कहता फरते जज्बात से उसके गले लगा था जब उसकी जेब में पड़ा मोबाइल थरथराने लगा। फ़ोन उठाओ। वो इरफान दुरानी का नंबर देखता गुस्से से खोला था। सर, ये शख्स हमें मरवा देगा। वो फ़ोन पीछे करता अब सहमा। मैं संभाल लूँगा हर बात, इधर दो मुझे। सरमद फ़ोन आगे करता परेशानी से पीछे हटा, जबकि रोशनाल ने फ़ोन अटेंड करके कान से लगाया। काम हुआ कि नहीं, या ऐसे ही कुत्तों की तरह जंगल में भौंक रहे हो? दूसरी तरफ से इरफान दुरानी ने ऊंची आवाज़ में कहा। हाँ, हो गया है, पर तेरा नहीं, मेरा काम हुआ है इरफान दुरानी। तेरे कुत्ते जेल में हैं। तूने 4 साल पहले मुझे 2 टके का वकील कहा था ना?
तेरा सिर्फ नाम ऊंचा है, आज अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा सिर्फ नाम ही नहीं मकाम भी ऊंचा है। हाँ, कुत्ता तो तू है जो हर वक्त भौंकता रहता है। पट्टा डाल ले अपने गले में इरफान दुरानी, तुम्हारा एक एक पल इसमें रिकॉर्डेड है। वो आखिर केस में पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। वो उसी के लहजे में उससे बोला था, क्योंकि बकौल उसके इज्जत उनको देनी चाहिए जो इज्जत के काबिल भी हों। फ़ोन बंद करता वो उसे थमा गया। आपकी इनायत एक तरफ, आपकी टक्कर एक तरफ, मुझे तो सही जालिम लगते हैं। मुझे लगता है लोहा खाते हैं भाई आप। लोहा नहीं खाता हूँ लोहा मैं। उसको देखकर उसमें मस्तियाँ करता हसनाल नजर आया। उसमें उसने बहुत गुंडे देखे थे, लेकिन ये गुंडा उसे बड़ा मासूम दिखा था। सर आपका हाथ जख्मी है, कोई चीज़ लगा ले। उसने रोशनाल के हाथ को देखते फिक्रमंदी से कहा, शिट, वो इस मामले में इतना बिजी हो गया था कि उसे रोशनाल की याद ही ना आई थी। सर हम आपका इंतज़ार करें? सरमद ने धीमे लहजे में कहा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। अब की बार रोशनाल ने रूखे लहजे में कहा और चल दिया, जबकि वो दोनों उस पल बदलते बंदे को देख हैरान होते गाड़ी को ठीक करने लगे।